मामा टीवी। सीतापुर गांव में वीरू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छा मैकेनिक था। सीतापुर गांव में उसका एक गैराज था। वो वहां पे खूब मेहनत से काम किया करता था। किसी भी तरह की गाड़ी, ट्रक, इंजन, पंप आदि वो ठीक कर दिया करता था। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, उसने अपनी मदद के लिए पिंटू नाम के एक लड़के को रख लिया। पिंटू भी वीरू की तरह काफी मेहनत किया करता था। एक दिन पिंटू को काम करता देख वीरू ने कहा, क्या हाल है पिंटू, ठीक तो हो ना? सब ठीक चल रहा है? जी उस्ताद जी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, मेहनत से काम करो। वैसे भी तुम मेरे बेटे जैसे हो, कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। जी शुक्रिया उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे भी आज खाना खाकर नहीं आया हूँ। पिंटू की यह बात सुन वीरू खिलखिलाकर हंसने लगा। हाँ हाँ ठीक है, खाना खा लो और काम करो। पिंटू को खाना देकर वीरू वहाँ से चला गया। वीरू के वहाँ से जाते ही पिंटू का दोस्त छोटू वहाँ पर आ गया। उसे देखकर पिंटू चौंक गया। हाँ? अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अगर उस्ताद ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पिंटू, मैं तो यहाँ खाने की खुशबू सुनकर आया हूँ। बहुत भूख लगी है। अच्छा ये बात है, तो ये लो, तुम भी खाना खा लो। वो दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वीरू आ जाता है। वो छोटू को देखकर हैरान हो जाता है। हाँ? अरे पिंटू, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे अरे उस्ताद जी, कुछ नहीं, ये मेरा दोस्त है छोटू, नदी पार वाले गांव में रहता है। नदी पार वाले गांव में? तो यहाँ क्या कर रहा है? वीरू की ये बात सुन छोटू बोल पड़ता है। सेठ जी, पिंटू बहुत अच्छा है। नदी किनारे इसने मेरी कुत्तों से जान बचाई थी। आप इसे कुछ मत कहिए सेठ जी। मेरा भी गांव में एक छोटा सा वर्कशॉप है, वहाँ मैंने मोटर पंप बनाया था। इसीलिए आपकी दुकान पर रहने का मेरा बहुत जी करता है। मेरे छोटेपन पर मत जाइए सेठ जी। छोटू की बात सुनकर वीरू पिंटू से कहता है, हाँ हाँ पिंटू, कोई बात नहीं, चलो इसके साथ चलकर देखते हैं इसने क्या मशीन बनाई है। छोटू पिंटू और वीरू को लेकर अपने गांव जाता है और वहां उन्हें अपने द्वारा बनाई मशीन दिखाता है। उसके द्वारा बनाए ट्रक मोटर पंप को देखकर वीरू हैरान हो जाता है। अरे वाह छोटू, तुमने तो बहुत अच्छी मशीन बनाई है। क्या हम ऐसी और मशीनें बना सकते हैं? लेकिन हम बनाएंगे कैसे? इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अरे छोटू, तुम पैसों की फिक्र मत करो। हम अपनी वर्कशॉप में मशीन बनाएंगे और उसे बनाकर बेचेंगे। जो भी पैसा होगा हम तीनों बांट लेंगे। क्या कहते हो, मंजूर है? और फिर तीनों खूब मेहनत करके खूब सारे ट्रक मोटर पंप मशीनें बनाते हैं और उन्हें बेचकर खूब कमाई करते हैं। गरीब मजदूर का सीमेंट कार। एक गांव में तोमर करके एक आदमी था। वह एक मिस्त्री का काम करता था। आसपास के गांव में मिस्त्री का काम करके घर बनाता था। एक दिन उसका दोस्त मिथुन तोमर के पास आया। अरे यार मिथुन, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए? क्या बोलूं यार, पता नहीं मेरा नसीब ही खराब है या मुझे सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। मिथुन, क्या हुआ, जरा ठीक से बोलो यार। यार तुम्हें पता है ना कि मैंने एक नया कार खरीदा है कल्याण सिंह साहूकार से। कल उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मुझे पता चला कि उसने मुझे नकली इंश्योरेंस करवा के बेच दिया है। जब पुलिस ने जांच की, नकली इंश्योरेंस के इल्ज़ाम में मुझे अंदर कर दी। आखिर मैं 1 महीने के बाद स्टेशन से बाहर आया हूँ यार। 1 महीने में इतना सारा बात हो गया? चलो अभी क्या अभी, मेरे जान पहचान वाले पहलवान बहुत हैं। अभी जाकर उस कल्याण सिंह की हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे यार नहीं, उसकी बात छोड़ दो। उसकी मैंने अलग से तैयारियां किया है। बस तुम एक मिस्त्री हो ना, मेरे कार का बॉडी पूरा खराब हो गया है, उसका कुछ न कुछ जुगाड़ करना है। एक काम कर सकते हैं यार, मेरे पास जो सीमेंट मिक्सर है उससे हम तुम्हारे कार को पूरा एक सीमेंट कार में बदल सकते हैं। फिर तुम्हारे कार को कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कम से कम तो 1 दिन लगेगा ही। आइडिया तो सुपर है। ठीक है, मैं कल आऊँगा। ऐसा बोलकर तोमर
पूरे कार को सीमेंट कार में बदल देता है। मिथुन आकर उस सीमेंट कार को ले जाके कार स्टैंड में लगा देता है। तभी सारे कार ड्राइवर्स सीमेंट कार को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मिथुन ने बोला, अरे हंस लो भाई हंस लो, जितना भी हंसना है अभी हंस लो। एक बार तुम्हारी कार को कुछ एक्सीडेंट हो जाती है तब पता चलेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस नकली है, तभी तुम सड़ोगे जेल में। ऐसा बोलते ही सारे ड्राइवर्स मिथुन के पास आते हैं और मिथुन कल्याण सिंह का सारा असलियत बोल देता है। तभी उनमें से एक ड्राइवर सरकारी ऑफिस जाकर जांच करवाई। तभी उस ऑफिसर ने भी यही बात बोला कि इंश्योरेंस नकली था। उसी दिन सभी ड्राइवर्स और मिथुन कल्याण सिंह के पास जाकर उसे बहुत मारते हैं। उसे लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और कंप्लेंट भी करते हैं। तुरंत पुलिस ने कल्याण सिंह को जेल में डाल देती है। तभी मिथुन उसके पास गया। क्यों कल्याण सेठ, तुम समझते हो कि एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो? अभी जेल के अंदर बैठकर जेल की सड़े हुए खाने का मजा लो। ऐसा मिथुन अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया और उसी को चलाकर खुशी से रहने लगा। जादुई सोने का नारियल पेड़। जबलपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजा राव और बाबू राव। वह दोनों मिलकर नारियल का व्यापार करते थे। सारे गांव के लोग उन्हीं के पास आकर नारियल के पानी पीते थे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था और वह दोनों मिलकर कुछ और नारियल के खेत खरीदने के लिए सोचते हैं। यार बाबूराव, हमको अभी हमारा व्यापार बढ़ाना है, शहर में भी दुकान खोलना है। इसीलिए हमारे कमाई में से पैसे निकालकर एक बड़ा खेत खरीदेंगे, क्या बोलते हो? राजा राव का बुद्धि कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए जानबूझकर सारा खेत उसके ही नाम पे रजिस्टर करवा देता है और बाबूराव के नाम पे सिर्फ एक पेड़ रखता है। एक दिन राजा राव बाबूराव से कहा, अरे बाबूराव, अब बहुत कमाई हो गई है यहाँ पर, मैं अब विदेश चला जाना चाहता हूँ, मेरा सारा खेत बेच देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सारा खेत? उसमें तो आधा मेरा भी है, पागल हो गए हो क्या? उसे कैसे बेचोगे? आधा हिस्सा कहाँ से मिला रे तुमको? ये देखो कागजात, ये सारा खेत मेरे नाम पर है, तुम्हारा तो सिर्फ ये एक पेड़ है, इसको लेके तुम अपना नारियल का व्यापार करो। ये तो सरासर अन्याय है राजा राव, तुम इसकी अंजाम भुगतोगे। देखो, मैं एक दिन तुमसे भी अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। क्या बच्चों जैसे बातें कर रहे हो भाई? तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी तुम इस एक पेड़ को लेकर चमत्कार कर देगा क्या? क्या इसमें से सोना निकलेगा? हाँ, अमीर बनेगा अमीर। ऐसा बोलकर राजा राव वहां से निकल जाता है। बाबूराव उदास अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन बाबूराव मंदिर जाके नारियल को चढ़ाकर उस प्रसाद को लेके उसके पेड़ के यहाँ डाल देता है। तभी जोर सी हवा और बारिश आता है। वह जाके नारियल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह पेड़ हवा से जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ देर के बाद जादू से उसको एक नारियल गिरने की आवाज आती है। बाबूराव पीछे देखा तो वह चौंक जाता है। देवा रे देवा, विशाल सुनहरा नारियल, ये कितना बड़ा है। अब मेरे सारे परेशानियां चुटकी में दूर हो जाएंगे। ऐसा उस विशाल नारियल को काटता है। उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी और जवाहरात आने लगते हैं। ये बात गांव में सारे लोगों को पता चल जाता है और यह अद्भुत देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं और राजा राव भी आ जाता है। राजा राव और सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी बाबूराव ने बोला, क्यों रे धोखेबाज, अभी क्यों आए हो यहाँ पर? देखो, अब मैं तुमसे ही नहीं, इस गांव में सबसे अमीर बन गया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो हम दोनों ने मिलकर खरीदा है, मुझे भी इसमें हिस्सा होगा। कहाँ का हिस्सा रे राजा राव, तुमने ही तो ये पेड़ मेरे नाम पे रजिस्टर करवाया है,
मालूम नहीं क्या? बाबूराव की बात सुनकर राजा राव वहां से भाग जाता है। फिर बाबूराव सभी गांव वालों को सोना बांटता है। सभी आकर थैलियों में भर भर के सोना लेके जाते हैं, लेकिन नारियल से सोना आना बंद नहीं होता। ऐसा बाबूराव गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है।